बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स की डिफिनीशन से। मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमने अरे के साथ अरेंजमेंट लिखा हुआ है। अरे का मतलब है अरेंजमेंट, यानी अगर हम रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलरली अरेंज कर ले तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब है कि नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करना। रोज़ और कॉलम्स में अरेंज करने को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहा जाता है। आसान सी बात है, मैट्रिक्स क्या है? अगर हम रियल नंबर्स को रोज़ और कॉलम्स में अरेंज कर ले और फिर उसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर ले तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ नंबर्स अरेंज किए गए हैं रोज़ और कॉलम्स में और स्क्वायर ब्रैकेट में उसे एनक्लोज कर दिया गया है, सो इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं इसे रो कहा जाता है और वर्टिकली जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं इसे कॉलम कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 ये पहला रो है, R1 इसके सामने लिखा गया है, और 7 8 9 ये दूसरा रो है, R2 इसके सामने लिखा गया है, 305 ये तीसरा रो है। इसी तरह वर्टिकली जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उसे कॉलम कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 173 ये पहला कॉलम है, 280 ये दूसरा कॉलम है, 395 ये तीसरा कॉलम है। आप मैट्रिक्स के बारे में जान चुके हैं, उसकी डिफिनीशन के बारे में, और मैट्रिक्स में रो किसे कहते हैं या रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है ये आप जान चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है? जैसे कि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं रोज़ और कॉलम्स में। हर एक एलिमेंट की अपनी एक ख़ास पोजीशन होती है। उस पोजीशन का मतलब क्या है? आसान सी बात है, मैट्रिक्स में एलिमेंट की पोजीशन का मतलब है कि वो कौन से रो और कौन से कॉलम में लाई कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम इस एलिमेंट 1 की पोजीशन फाइंड करना चाहें तो हमें ये देखना होगा कि ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है। इस 1 का पोजीशन क्या बना? A11 इसकी पोजीशन है। A11 का मतलब है कि ये पहले रो और पहले कॉलम में है। इसी तरह एलिमेंट 3 की पोजीशन क्या है? एलिमेंट 3 की पोजीशन है A13, यानी 3 जो है ये पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। इसी तरह 2 की पोजीशन क्या है? अगर आप इस एलिमेंट 2 को देख लें तो ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन होगी A12। इसी तरह 0 की पोजीशन क्या है? 0 यहाँ पर है। अगर आप देख ले तो ये तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में, तो 0 की पोजीशन होगी A32। अब इस पोजीशन से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, एक्सरसाइज 1.1 से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 4/3, एक मैट्रिक्स है, और फिर नीचे जो है मुख्तलिफ़ पोजीशंस दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ पोजीशंस हमें दिए गए हैं। इन पोजीशन पर जो नंबर्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। जो नंबर्स इन पोजीशन पर है वो मैंने इनके सामने लिख के है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर A12 इस पोजीशन पर कौन सा नंबर है? तो आए मैट्रिक्स की तरफ। A12 यानी पहले रो और दूसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? तो अगर आप यहाँ पर देख ले तो क्या है, इस पोजीशन पर एलिमेंट 2 है, तो मैंने इनके सामने 2 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर दूसरी जो पोजीशन हमें दी गई है A23, इसका मतलब है दूसरी रो और तीसरे कॉलम में। ये तीसरा कॉलम है,
इस पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो क्या है, वो ज़ीरो है, तो मैंने इसके सामने ज़ीरो लिखा हुआ है। इसी तरह आप A32 पर 1 है, A43 पर 6 है ये, और A13 पर -4 है। इसी तरह A33 पर यानी तीसरी रो और तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 5 है। सो ईजिली आप इसे एलिमेंट की पोजीशन भी लिख सकते हैं। अगर आपको पोजीशन दिया गया है तो आप उस पोजीशन वाले एलिमेंट को भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं, ये मैं भूल गया था। अच्छा, अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? So let a matrix has r number of rows and c number of columns, then its order will be r by c। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें r नंबर ऑफ रोज़ है और c नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, r by c होगा। अच्छा, इस बात का लिहाज रखना है कि इसको हमें, ये जो निशान है क्रॉस वाली, इसको हमें क्रॉस रीड नहीं करना है, इसे बाई रीड करना है। इसे क्या रीड करना है, आर बाई सी। आर का मतलब है नंबर ऑफ रोज और सी का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स ए है, और इसका ऑर्डर अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कितने रोज़ है और फिर इसमें कितने कॉलम्स है, और इसको आर बाई सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख लें तो इस मैट्रिक्स में रोज़ कितने हैं, 3, और कॉलम्स कितने हैं, 3। सो इसका ऑर्डर हुआ 3 बाई 3। यानी जितनी रोज़ है और जितने कॉलम्स है उन्हें हमें आर बाई सी की फॉर्म में लिखना है, इसे ऑर्डर कहा जाता है। अब ऑर्डर से रिलेटेड हमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 से हमने ये मैट्रिसेस लिए हैं और हमें इसका ऑर्डर जो है वो हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देख लें मैट्रिक्स ए में जो है कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 3। इसी तरह एक रो है और एक कॉलम मैट्रिक्स बी में, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाई 1। इसी तरह मैट्रिक्स सी में 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 3। इसी तरह इस मैट्रिक्स में अगर आप देख ले तो इसमें 3 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई 3। सो ईज़िली आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको उनकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद का पता हो। सो आप आर बाई सी की फॉर्म में उसका ऑर्डर लिख सकते हैं। अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस की तरफ। यानी 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे? 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल एफ एंड ओनली एफ। यानी 2 मैट्रिसेस ए और बी इक्वल होंगे अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अगर किसी भी 2 मैट्रिसेस में ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। सबसे पहले जो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम होगी। दूसरा कंडीशन क्या है, यानी अगर मैट्रिक्स ए की ऑर्डर 1 बाई 3 है तो मैट्रिक्स बी की ऑर्डर भी 1 बाई 3 होगी। सो अगर ऑर्डर सेम है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। दूसरा कंडीशन है द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल। यानी दोनों मैट्रिसेस में जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या है, यहाँ पर इस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पर इस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में क्या है, 1 है। यानी पहले रो और पहले कॉलम पर यहाँ पर 3 है,
तो दूसरे मैट्रिक्स में पहले रो और पहले कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है वो इस 3 के करस्पॉन्डिंग में है। इसी तरह 1 के करस्पॉन्डिंग में 8, 7 और 9 करस्पॉन्डिंग में है और 2 और 2 करस्पॉन्डिंग में है। सो अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को लिया हुआ है। इसमें हमें 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सी और डी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर इस फ्रेम में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इस 2 कंडीशंस को अप्लाई कर लें तो ए और डी मैट्रिक्स सेम इक्वल है, बी और सी इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए और डी का ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, और मैट्रिक्स बी और सी का ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इस तरह ए डी के बराबर है और बी सी के बराबर है। अच्छा, तो हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 को। इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए और बी, और इस ए और बी के अंदर हमें 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं यू, वी एंड डब्ल्यू, और हमें कहा जा रहा है कि अगर ए और बी इक्वल हो तो इन तीनों वेरिएबल्स यू, वी एंड डब्ल्यू इनकी वैल्यूज फाइंड कर ले। तो आसान सी बात है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। इन अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल फुट कर लें तो वी की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? वी की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, सो वी इज इक्वल टू 2, वी की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरह अगर हम यू की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ले लें तो यू करस्पॉन्डिंग में है 5, यू की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 5। सो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो वी इज इक्वल टू 5। इसी तरह डब्ल्यू की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। सो डब्ल्यू बराबर हो गया क्या? 0 के बराबर हो गया। सो हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ज़रिए। इन्हें अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इसी तरह वी की वैल्यू आ गई 2, यू की वैल्यू आ गई 5 और डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 0। अब एक दूसरे एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, दोनों इक्वल है, और ये जो पहला मैट्रिक्स है इनमें 4 वेरिएबल्स है ए, बी, सी, डी, और हमें इस ए, बी, सी, डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में जो रूल्स, जो कंडीशंस हमें दिए गए थे उनको अप्लाई करके हम ए, बी, सी, डी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में है कि अगर 2 मैट्रिसेस, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, सो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करने के बाद ये हमारे पास a प्लस बी जो है ये करस्पॉन्डिंग है -1। ओके, सो a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह b प्लस 2c करस्पॉन्डिंग में है 4 के, सो b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और इसी तरह 2c प्लस d करस्पॉन्डिंग में है 8 के, सो 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और इसी तरह 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, ये तीसरा इक्वेशन हो गया, चौथा इक्वेशन हो गया। सो हमारे पास 4 लीनियर इक्वेशंस आ चुके हैं और इनमें 4 वेरिएबल्स भी है। सो अब इस सिस्टम को सॉल्व करके हम ए, बी, सी, डी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पर सब देख रहे हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ गया है वो a माइनस 2c इज इक्वल टू -5, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5। ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। अब फिर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने ऐड किया हुआ है। सो इक्वेशन 3 और 4 को, ये दोनों इक्वेशन हमने ऐड किए हुए हैं। ऐड करने के बाद d एलिमिनेट हो जाता है
और हमारे पास इक्वेशन आ जाता है क्या, a + c = 4, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 से अगर हम इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है क्या, 3। इसी तरह c की वैल्यू फाइंड हुई, फिर अगर हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है 2। यानी अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन 3 है, 2c + d = 8, अगर हम c की जगह 3 को पुट कर ले, 2 3 + d = 8, तो d की वैल्यू आ जाती है 2। इसी तरह अगर हम इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 है, अगर इसमें हम d की वैल्यू पुट कर ले तो a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने d की जगह क्या पुट किया हुआ है, 2। सो a की वैल्यू आ गई 1। सो a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब बाकी रह गया b। सो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ले तो b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने a की वैल्यू पुट की हुई है, a की वैल्यू है 1। सो 1 + b = -1। इसी तरह b की वैल्यू आ गई क्या, -2। सो जो चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। सो ये था हमारे पास एक एग्जांपल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड। यानी अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स b इक्वल होंगे। इसी के ज़रिए हमने इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लिया है।